चलिए, तो अपन एवोल्यूशन के एविडेंसेस की बात कर रहे थे, उनके एविडेंसेस जो होते हैं, उनके प्रमाण जो होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस जो लिखा है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस को अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको अपन कहते हैं भ्रूणीय प्रमाण। तो अपन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे बात कर रहे हैं। देखिए, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो क्या बताते हैं, जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर कि हम यहाँ पर एम्ब्रियो के आधार पर, एम्ब्रियो के बेस पर ये बता पा रहे हैं कि आज जो फॉर्म बने हैं वो कहीं ना कहीं, आज जो रूप हम देख रहे हैं, जो फॉर्म्स हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे फॉर्म से चेंज होकर बने हैं, किसी दूसरे फॉर्म से इवॉल्व होके बने हैं। तो ये एम्ब्रियो या भ्रूण के आधार पर कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं। इनके कुछ पॉइंट्स अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि प्रारंभिक विकास में समानता, प्रारंभिक विकास में समानता, या अपन बोल सकते हैं सिमिलैरिटी इन अर्ली डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट जो होता है उसमें जो सिमिलैरिटी होती है, उसमें जो समानता होती है, उसके आधार पर अपन ये बोल सकते हैं कि सारे ही जीव जो हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान पूर्वज से विकसित हुए होंगे, एक कॉमन एंसेस्टर से उनका डेवलपमेंट हुआ होगा। अब देखिए, जैसे कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, जैसे आप जानते हैं, अगर अपन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखिए कि जाइगोट बनता है। भाई जाइगोट बनेगा ना, जाइगोट बनता है, जाइगोट से मोरुला बनता है, मोरुला से ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बनता है, ठीक है। तो इस तरह की स्टेजेस आपको सभी में देखने को मिलेंगी, चाहे वो ह्यूमन हो, ह्यूमन में भी देखने को मिल रही है, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ठीक है, सभी में देखने को मिल रही है इसी तरह की स्टेजेस, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, और इनफैक्ट इनवर्टेब्रेट जो होते हैं, अकशेरुक होते हैं, उनमें भी देखने को मिलती है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबका डेवलपमेंट समान क्यों हो रहा है, भाई सब अलग अलग हैं। अगर बात करें इनवर्टेब्रेट में, अकशेरुक में अगर कीट हैं, ठीक है, कीड़े होते हैं जो इंसेक्ट होते हैं, अगर इंसेक्ट हैं और ह्यूमन है, भाई दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल अलग अलग है, फिर भी लेकिन सब दोनों में ये कॉमन प्रोसेस मिल रही है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं दोनों जो हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों का जो डेवलपमेंट हुआ होगा, दोनों का जो विकास हुआ होगा, वो किसी कॉमन एंसेस्टर से हुआ होगा। ये इस बात को बताती है, ठीक है। इसका मतलब जो क्या है कि परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, और उसके परिणाम स्वरूप जो है हम प्रेजेंट फॉर्म यहाँ पर देख पा रहे हैं। पहली बात तो ठीक है। दूसरा, जैसे अपन देखते हैं कई जगह पे लार्वा में समानता, लार्वा में समानता, सिमिलर लार्वा होते हैं। सिमिलर लार्वा का एग्जांपल क्या है, अपन आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा। एनिमल किंगडम में अगर अपन बात करें ना, तो मोलस्का और एनिलिडा दोनों का ही लार्वा सेम होता है। उस लार्वा को अपन क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा। दोनों का ही लार्वा सेम है। लार्वा कौन सा है, ट्रोकोफोर लार्वा। तो इन दोनों का लार्वा सेम है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कहीं ना कहीं से एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तभी तो लार्वा सेम आ रहा है, अदरवाइज लार्वा सेम आने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर अपन बात करें यहाँ पर देखिए, जैसे फ्रॉग जो होता है, फ्रॉग का लार्वा होता है टेडपोल, पता होगा आप सभी को। फ्रॉग का लार्वा क्या होता है, टेडपोल। ये जो टेडपोल होता है ये मछली के समान होता है, फिश लाइक होता है। ये जो है मछली के समान होता है, लेकिन ये मछली तो नहीं है, ये बड़ा होके क्या बनता है, मेंढक बनता है, फ्रॉग बनता है। इसका मतलब क्या है कि फ्रॉग और फिशेस जो है, मछली जो हैं, वो कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से क्या है, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब तो यही हुआ ना। ये सब चीज़ें देख के आप यही बोल सकते हैं,
ठीक है ना। अगर इन सब बातों की बात करें अपन तो कुछ इसी तरह का रिजल्ट निकल रहा है कि मतलब ये सारे पॉइंट किस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़े हुए हैं। चाहे यहाँ लार्वा की बात करें, चाहे यहाँ पर ये टेडपोल की बात करें, चाहे यहाँ ट्रोकोफोर लार्वा की बात करें, मतलब सबका वही निकल रहा है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि ये भ्रूणीय विकास या जिसको भ्रूणीय एविडेंस या जिसको अपन क्या बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, इनका समर्थन करते हैं। ठीक है, इसके लिए बेयर ने एक स्टेटमेंट दिया था। बेयर के अपन स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर, बेयर जो है, बेयर ने कहा था जो जनरल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सामान्य लक्षण जो हैं, सामान्य लक्षण जैसे अपन बोलते हैं ब्रेन हो गया। ठीक है, सामान्य लक्षण में ब्रेन हो गया, ब्रेन के बाद अपन यहाँ देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ये कॉमन कैरेक्टर की बात करी थी, ये पहले विकसित होते हैं, इनका डेवलपमेंट जो होता है वो पहले होता है। ठीक है, जो जनरल कैरेक्टर होते किसी भी ऑर्गेनिज्म के। और फिर इन्होंने कहा था जो विशिष्ट लक्षण होते हैं, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स, विशिष्ट लक्षण जो होते हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हेयर्स हो गए, मेमल में हेयर्स आ गए, फेदर, पक्षियों में फेदर आते हैं ना जिसको फर बोलते हैं। ठीक है ना, हेयर हो गए, फेदर्स हो गए, ये बोले ये बाद में विकसित होते हैं। ये यहाँ पर बेयर ने एक बात कही थी कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जनरल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो पहले बन जाते हैं, और उसके फाइलम के या उसकी क्लास के जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर का मतलब मेमल में हेयर्स हो गए, ठीक है, पक्षियों में उड़ने के लिए पंख हो गए। ठीक, तो इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, जैसे फिशेस हो गई, फिशेस में स्केल्स होते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था कि ये कैरेक्टर तो बाद में डेवलप होंगे। ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर का डेवलपमेंट बाद में होता है। ठीक है, ये बेसिकली किसने कहा था? बेयर ने कहा था। बेयर के बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर मुलर की और हैकल। देखिए, मुलर ने दिया था यहाँ पर रिकैपिचुलेशन थ्योरी, इन्होंने रिकैपिचुलेशन थ्योरी दी थी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी है जिसको अपन कहते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। ये जो रिकैपिचुलेशन थ्योरी है इसका मतलब है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, और हैकल ने इसी को नाम दिया था बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ ये जिसको कहते हैं जैव आनुवंशिकता का नियम। दोनों ने बात सेम कही थी, दोनों ने अलग अलग तरीके से बोला था, लेकिन बात दोनों की लगभग सेम थी। दोनों ने ही क्या कहा था? दोनों का एक स्टेटमेंट था कि ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। दोनों का ये कॉमन स्टेटमेंट था। इसी तरीके से इन्होंने दोनों ने बोला कि ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ भाई? ओंटोजेनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी। ओंटोजेनी का मतलब है यहाँ भ्रूणीय विकास, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणीय विकास। ठीक है, रिकैपिचुलेट, रिकैपिचुलेट मतलब दोहराना किसी चीज को, उसकी पुनरावृत्ति होना, दोहराना। ठीक है, रिपीट करना। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है यहाँ पर? पूर्वजीय लक्षण। ठीक है, ये एक्चुअली इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि जो किसी का भी भ्रूणीय विकास होता है या एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो दोहराता है। किसको दोहराता है? पूर्वजों के लक्षण को। ये कहा था इन्होंने कि किसी भी जीव का भ्रूणीय विकास किसको दोहराता है? पूर्वजीय लक्षणों को दोहराता है।
हेलो स्टूडेंट्स, थैंक यू हमें इतना प्यार देने के लिए। रोज़ हज़ारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर अपने एनरोलमेंट को सुनिश्चित करें, और साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे स्टडी मटेरियल और डाउट सेशन भी चाहते हैं वो उसके लिए उसी लिंक पर जाकर प्रीमियम कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ये इन्होंने कहा था, किसने? मुलर और हैकल ने। मुलर ने इसको रिकैपिचुलेशन थ्योरी या पुनरावृत्ति के सिद्धांत के नाम से दिया, और जो हैकल थे इन्होंने इसको बायोजेनेटिक लॉ के नाम से दिया। ठीक है, इसको अपन कैसे देख सकते हैं? जैसे कि आप देखिए कि कशेरुक भ्रूण होता है, वर्टेब्रेट एम्ब्रियो, या जिसको अपन कशेरुक भ्रूण कह सकते हैं, वर्टेब्रेट एम्ब्रियो है, ये ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। जितने भी वर्टेब्रेट होते हैं ना, सभी में इस तरह का मिलेगा, आपको सेम मिलेगा। यहाँ पर इस तरह से जो कशेरुक हैं, वर्टेब्रेट हैं, चाहे वो वर्टेब्रेट में कौन कौन आते हैं भाई? पाइसेस, ठीक है, मछलियाँ हो गई, एम्फीबियंस उभयचर हो गए, सरीसृप रेप्टाइल्स हो गए, एव्स जिसमें पक्षी आ गए, और ह्यूमन, सब क्या है? सब वर्टेब्रेट हैं, सारे कशेरुक हैं। अब इनके एम्ब्रियो में सिमिलरिटी देखने को मिलती है हमको, क्या? कि सब में यहाँ पर पोस्ट एनाल टेल होगी, पोस्ट एनाल टेल, या जिसको पश्च गुदीय पूंछ कहते हैं। सब में यहाँ पर जो है नर्व कॉर्ड होगी, ये जो है वो नोटोकॉर्ड है, ठीक है। यहाँ पर जो है पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, या इसको क्या बोलते हैं? युग्मित ग्रसनीय क्लोम दरारें, या क्लोम छिद्र भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये सारे वर्टेब्रेट में होगा एक्चुअली, ध्यान देना, मनुष्य में भी है, ह्यूमन में भी है, मछली में भी है, सरीसृप रेप्टाइल्स में भी है, और एम्फीबियंस उभयचर में भी है, ये सब में होता ही है। ये जो अपन देख रहे हैं ये सभी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर ये सब में आने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं। अगर वैसे आप देखो तो भाई ह्यूमन में अगर पूंछ आ रही है तो क्यों आ रही है? ह्यूमन में तो पूंछ वैसे ही गायब हो जानी है, लेकिन एम्ब्रियो में होती ज़रूर है, बाद में गायब हो जाती है वो। हम में गिल्स नहीं है, हम पानी में तो रहते नहीं, तो हम में गिल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम में गिल्स के जो छिद्र होते हैं वो क्यों आते हैं भाई? लेकिन आते हैं, बाद में गायब जरूर हो जाते हैं। भाई मछलियों में आ रहे हैं तो बात समझ में आ रही है, मछलियों में तो गिल्स होते भी हैं, तो उनका ठीक है, उसमें छिद्र आ रहे हैं उनके एम्ब्रियो में, तो बात समझ में आ गई। लेकिन जब हम में होते ही नहीं तो फिर छिद्र आने का मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? फिर भी इन स्ट्रक्चर के आने का मतलब क्या है? इन स्ट्रक्चर के आने का मतलब यही है कि ये जितने भी वर्टेब्रेट हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं, और सबका जो विकास हुआ है, एवॉल्व हुए हैं सारे, वो किसी एक कॉमन एंसेस्टर से हुए होंगे, तभी तो सभी में एक जैसा एम्ब्रियो आ रहा है। अदरवाइज एम्ब्रियो सेम होने का कोई मतलब नहीं होता। अगर अर्ली एम्ब्रियो की बात करें वो सेम क्यों है फिर? ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपस में कनेक्शन को दिखा रहा है, और ये इस बात को बता रहा है कि सभी आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने का मतलब क्या है? कि जो है सबका एवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हो के ये जो है प्रेजेंट फॉर्म में आए हैं। पहले किसी दूसरे रूप में थे और आज किसी दूसरे रूप में है। भाई यही मतलब हुआ ना इसका, ठीक है। तो ये एक जो है एम्ब्रियो के बेसिस पर भी अपन ये बता पा रहे हैं यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा इसमें। इसके बाद अपन देखें यहाँ पर, अच्छा इसी में जैसे हार्ट को अपन देख लें, ठीक है ना। आपने हार्ट पढ़े होंगे, हार्ट में आप देखते हैं कि 2 चेम्बर का हार्ट मिलेगा, जिसमें 2 कक्ष होंगे, 2 चेम्बर होंगे। किस में मिलता है? एक एट्रिया है, एक वेंट्रिकल है। किस में मिलेगा? पाइसेस में मिलता है, मछलियों में मिलता है, ठीक है। 3 चेम्बर, जिसमें 2 एट्रिया हो गए, एक वेंट्रिकल हो गया, ये आपको मिलेगा एम्फीबियंस में, ठीक है ना। एम्फीबियन या उभयचर में मिलता है ये, ठीक है। इसी तरह से ये 3.5 चेम्बर होते हैं,
ठीक है। 3.5 चेम्बर ये किस में मिलता है, ये रेप्टीलिया में मिलता है। और जो कंप्लीट 4 चेम्बर होता है, कंप्लीट 4 चेम्बर, ये कंप्लीट 4 चेम्बर किस में मिलेगा, एप्स में, मैमल्स में, ठीक है ना। एप्स और मैमल्स में कैसा मिलेगा, कंप्लीट 4 चेम्बर। तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं आप कि इसके हिसाब से अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये सभी एप्स और मैमल्स जो है वो भी पाइसेस से कनेक्टेड है। एप्स और मैमल्स सारे किससे कनेक्टेड है, पाइसेस से कनेक्टेड है थ्रू एम्फीबियंस एंड रेप्टिलिया। एम्फीबियंस और रेप्टिलिया के माध्यम से जो ये एप्स और मैमल्स हैं वो पाइसेस से कनेक्टेड होते हैं। इस डेवलपमेंट को देखकर अपन को ये वाली बात समझ में आ रही है ना, ये जो डेवलपमेंट अपन देख रहे हैं, इस डेवलपमेंट को देखकर अपन को ये सारी बात समझ में आ रही है। तो कहीं ना कहीं अपन वही बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट को अगर हम देखें, विकास को अगर हम देखें, तो हम इस बात को बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म में या जीवों में चेंजेस हुए हैं और उनमें हमको सिमिलरिटी मिल रही है। इस बेसिस पर अपन इस बात को तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, वो लाइन, एक लाइन वो भी आप याद रखिएगा कि Haeckel was opposed by Beer, ठीक है ना। हेकल ने बेयर का जो है वो विरोध किया था, ये लाइन एक लिखी हुई है। हेकल ने बेयर ने हेकल का विरोध किया था। एक्चुअली बेयर ने हेकल का क्या विरोध किया था, हेकल ने तो कहा था कि जो भ्रूण में जो कैरेक्टर आ रहे हैं वो सारे कैरेक्टर किसके हैं, वो पूर्वजों के हैं। बोले अगर भ्रूण में गिल्स आए हैं इसका मतलब हमारे पूर्वज में गिल्स रहे होंगे, भ्रूण में अगर टेल आई है, पूंछ आई है, इसका मतलब हमारे पूर्वजों में भी पूंछ रही होगी, मतलब तो यही है ना। तो इन्होंने ये कहा था, किसने कहा था, ये हेकल ने कहा था। लेकिन इसका अपोज किसने किया था, इसका विरोध किसने किया था, वो बेयर ने किया था। बेयर ने कहा था ये जो कैरेक्टर आ रहे हैं ना ये पूर्वजों के नहीं है, बोले ये तो जनरल कैरेक्टर है, सामान्य लक्षण है जो सभी में एक साथ आते हैं, पहले उनका कहना ये था। और जबकि हेकल का कहना था कि नहीं ये जनरल कैरेक्टर नहीं है, ये किसके कैरेक्टर हैं, ये जो है पूर्वजों के लक्षण हैं। तो इस कारण से वो एनसीईआरटी में एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए, ये तो था एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। चलिए, तो अब अपन बात करेंगे यहाँ पर बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में, ठीक है। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ये जिसको अपन क्या बोलते हैं, जैव भौगोलिकी प्रमाण, ठीक है। तो यहाँ पर बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, जो अपन ने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े हैं वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस सेकंड बेस्ट एविडेंसेस हैं एवोल्यूशन के, ठीक है। दूसरे सबसे विश्वसनीय प्रमाण की बात करें तो वो एम्ब्रियोलॉजिकल हैं, और बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस जो हैं सबसे विश्वसनीय प्रमाणों में से एक है। सबसे विश्वसनीय जो है उनमें से एक है ये, क्योंकि अपन इसमें जो है बेस्ट एविडेंसेस में एक और बोलते हैं जो कि पैलेंटोलॉजिकल अपन पढ़ते हैं आगे, जीवाश्मीय प्रमाण, उनको भी बेस्ट एविडेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये भी है, लेकिन सबसे विश्वसनीय प्रमाणों में से एक माने जाते हैं ये बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस, ठीक है। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस किस बेसिस पर हैं, इसकी अपन बात करें यहाँ पर, तो ये जो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ये किस बेसिस पर है, किस आधार पर है, इसको अपन देखें तो ये है फ्लोरा और फौना का वितरण। प्यारे बच्चों, रोज़ हमें कमेंट में बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक का लेक्चर बना दीजिए, इस टॉपिक को समझा दीजिए। तो हम आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जो है हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। ये सब हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने जिन लेक्चर्स की रिक्वेस्ट की हुई है, जिन लेक्चर्स की डिमांड की हुई है, वो ऑलरेडी हमने यूट्यूब चैनल पर डाल दिए हैं, तो आप उस चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, फ्लोरा और फोना के वितरण के आधार पर। अब फ्लोरा क्या है और फोना क्या है भाई? फ्लोरा और फोना मतलब क्या है? वो जो वनस्पति हैं, पौधे हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स को जब हम देखते हैं अलग अलग जगह पर, इनकी हमको अलग अलग स्पीसीज़ दिखाई देती हैं और इसके बेसिस पर हम ये बोल पा रहे हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, चेंजेस हुए हैं, तो उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। और ये बात जब अपन करते हैं तो सबसे पहले एक बात इसमें आती है, एक इम्पॉर्टेंट पेंजिया कॉन्सेप्ट के बारे में। पेंजिया कॉन्सेप्ट, ठीक है, पेंजिया कॉन्सेप्ट एक जो कि इसका सपोर्ट करता है, बेसिकली जो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की बात कर रहे हैं, इस एविडेंसेस का सपोर्ट करने के लिए है पेंजिया कॉन्सेप्ट। पेंजिया कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि पहले जो पूरी अर्थ है, जितना भी अपन को दिखाई दे रहा है भाग, वो सिंगल मास ऑफ लैंड थी। ये सिंगल मास ऑफ लैंड, पूरा एक ही टुकड़ा था, एक ही भूभाग था पूरा। ऐसा कुछ अलग अलग नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया अलग है, अमेरिका अलग है, एशिया अलग है, अफ्रीका अलग है। ऐसा कोई भी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, जो भी था सारा एक ही था। ठीक है, कोई भी अलग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। लेकिन हुआ क्या कि जो ज़मीन के नीचे प्लेट्स होती हैं, आपने पढ़ी होंगी, वो जो प्लेट्स में मूवमेंट हुए, प्लेट्स में गति हुई, जिसके कारण से ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और ये जो है ये टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया और ये टुकड़े एक दूसरे से दूर चले गए और इनके बीच में अवरोधक आ गए। अवरोधक जैसे पानी आ गया, पर्वत आ गए, कोई भी अवरोधक आ गए। तो हुआ क्या कि जब तक जीव यहाँ पर थे तब तक सब एक ही टाइप के वातावरण में थे और सब एक जगह से दूसरी जगह गति कर सकते थे आराम से। लेकिन जब अलग अलग भूभाग में चले गए तो अब दिक्कत क्या हुई कि अलग अलग भूभाग पे, और जो अलग अलग भूभाग थे, अलग अलग पार्ट्स थे, वो एक दूसरे से दूर चले गए। तो जब दूर चले गए तो उनकी कंडीशंस क्या हो गई? अलग अलग हो गई, उनकी परिस्थितियां अलग अलग हो गई। और दूसरी मजबूरी इनकी ये हो गई कि अगर कोई यहाँ पर था तो वो यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि बीच में बैरियर था। ठीक है, कोई इस पार्ट में था तो वो इधर नहीं जा पाया। मतलब इनका फ्री मूवमेंट जो था, एक जगह से दूसरी जगह जो जा सकते थे, उनका आना जाना भी बंद हो गया। तो उनकी मजबूरी हो गई कि उनको बदले हुए वातावरण के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करना पड़ा और इस अनुकूलन के कारण उनमें नए नए कैरेक्टर डेवलप हुए, नए नए लक्षणों का विकास हुआ, जिसके कारण कि नई नई प्रजातियाँ या नई नई स्पीसीज़ बनी हैं। ये जो है बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस के बारे में अपन कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि भिन्न परिस्थितियों के कारण नए कैरेक्टर या नए लक्षणों का विकास हुआ। ठीक है, अलग अलग परिस्थितियां थी, उनके कारण नए नए कैरेक्टर का क्या हुआ? विकास हो गया। ठीक है, इनमें, और जिसके कारण से नई नई स्पीसीज बनी हैं। अब ये जो पेंजिया कॉन्सेप्ट अपन कह रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ध्यान रखना, एवोल्यूशन जो अपन बात कर रहे हैं किसी ने देखा नहीं है, अपन तो कह रहे हैं ऐसा हुआ होगा भाई। ठीक है, अब ऐसा हुआ होगा तो अपन इसको सही क्यों मान रहे हैं? जो पेंजिया कॉन्सेप्ट है इसके बारे में अपन बात क्यों कर रहे हैं, सही क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ऐसे कई सारे एविडेंसेस मिले हैं, कई सारे प्रमाण मिले हैं जो ये बताते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ होगा कुछ, कि पहले पूरा सिंगल मास होगा। ठीक है, कोई बैरियर, कोई अवरोधक नहीं होगा बीच में। फिर ये भाग टूटे होंगे, अलग अलग जगह पर गए होंगे, जिसके कारण अलग अलग तरह की स्पीसीज बनी होंगी, अलग अलग तरह के कैरेक्टर डेवलप हुए होंगे। तो इसके पेंजिया कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में, इसके समर्थन में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, अपन उनकी बात करते हैं। चलिए, तो जैसे कि अपन बात करें यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जिसको कहते हैं असतत वितरण,
डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको क्या बोलते हैं, असतत वितरण। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे कि यहाँ पर ये कई सारे भाग हो गए। डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि एक समान प्रजातियां जो थी, एक समान स्पीसीज जो थी, उनका दूरस्थ क्षेत्र में पाया जाना। समान प्रजातियों का दूरस्थ क्षेत्र में पाया जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो कि जैसे कोई एक स्पीसीज है एक्स, मान लो ये एक्स यहाँ पर है, दूसरी एक्स यहाँ पर है, बीच में कहीं पर भी नहीं है। एक कोई स्पीसीज है वाई, वो वाई यहाँ पर है और दूसरी वाई यहाँ पर है, बीच में कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब जो रिलेटेड स्पीसीज हैं, जो संबंधित प्रजातियाँ हैं, वो ऐसे एरिया में है जो कि एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन उसके बीच में कहीं पर भी नहीं है। अब भाई मान लीजिए एक्स यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर भी है, ये किस बात को दिखाता है कि कभी ना कभी ये आपस में जुड़े रहे होंगे। जब ये जुड़े होंगे तो इनके बीच वाले भाग भी जुड़े होंगे। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, बीच में नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों कभी आपस में जुड़े रहे होंगे, ठीक है। मतलब ये इनडायरेक्टली किसको सपोर्ट कर रहा है, ये इनडायरेक्टली पेंजिया कॉन्सेप्ट को सपोर्ट कर रहा है। इसके एग्जाम्पल जैसे अपन देख लें, ऐसा कौन सा है, एग्जाम्पल में बात करें लंग फिशेस। लंग फिशेस आपने पढ़ी होंगी, एनिमल किंगडम में अपन पढ़ते हैं इनको। ये लंग फिशेस मिलती हैं अफ्रीका में, मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में, मिलती हैं और अमेरिका में मिलती है। इनके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो ये किस बात को बताते हैं कि कभी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका आपस में जुड़े रहे होंगे। जैसे एलिगेटर्स होते हैं, एलिगेटर आपने सुने होंगे। एलिगेटर कहाँ पर होते हैं, साउथ ईस्ट यूएस में, साउथ ईस्ट यूएस में और ईस्ट चाइना में यहाँ पर होते हैं। इसका मतलब ये क्या दिखाते हैं कि ये चाइना और यूएस भी कभी ना कभी आपस में जुड़े रहे होंगे। एलिफेंट की बात करें अपन, एलिफेंट एशिया में मिलेगा और अफ्रीका में मिलेगा, ठीक है ना। ये इस बात को बताता है कि कभी ना कभी एशिया और अफ्रीका भी आपस में जुड़े रहे होंगे। कैमल एंड लामा, तो कैमल तो जो है वो एशिया में मिलता है और इसका ही रिश्तेदार होता है लामा, भाई इसी के जैसा ही होती है, इसी की एक सब स्पीसीज़ है लामा। लामा कहाँ मिलता है, साउथ अमेरिका में, जो किस बात को बताता है कि कभी साउथ अमेरिका और एशिया भी आपस में जुड़े रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह से प्लांट में अगर बात करें अपन, तो प्लांट में ट्यूलिप, मैग्नोलियास, सैसाफ्रास। ये जो ट्यूलिप, मैग्नोलिया, सैसाफ्रास हैं, ये मिलते हैं आपको ईस्ट यूएस में और चाइना में, ईस्ट यूएस में और चाइना में, जो अगेन इस बात को रिप्रेजेंट करते हैं कि कभी ना कभी ये यूएस और चाइना के पार्ट जो हैं वो आपस में जुड़े रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसको अपन असतत वितरण कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि रिलेटेड स्पीसीज़ हैं लेकिन ऐसे एरिया में मिल रही हैं जो आपस में जो एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं, ठीक है। तो ये इस बात को बताते हैं कि वो जो दूर हैं आज, वो कभी ना कभी आपस में जुड़े रहे होंगे। मतलब किसका सपोर्ट कर रही है, पेंजिया कॉन्सेप्ट का। और पेंजिया कॉन्सेप्ट किसका सपोर्ट कर रहा है, पेंजिया कॉन्सेप्ट बायोजियोग्राफिकल एविडेंस का सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए इसी तरह से बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में अपन पेंजिया कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में और बात करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है वेलेस का, कि जो वेलेस थे, वेलेस ने पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को जो है 6 रियलम्स में डिवाइड किया। किस में डिवाइड किया, 6 रियलम्स में से। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी करी फ्लोरा और फोना की।
पूरे अर्थ पर इन्होंने देखा कि प्लांट की कौन कौन सी स्पीसीज़ कहाँ हैं। जहाँ पर एक जैसी स्पीसीज़ दिखी उसको एक पार्ट बोल दिया, एक रियलेम बोल दिया। फिर जहाँ पर और सिमिलरिटी वाली दिखी उसको दूसरा रियलेम बोल दिया। तो इन्होंने जब पूरी अर्थ का सर्वे किया तो इनको भी जो है 6 ऐसे पार्ट मिल गए कि मतलब इन्होंने ऐसे पार्ट बन गए इनके साथ कि जो है अर्थ को पूरे 6 पार्ट में डिवाइड हो गई पूरी अर्थ। और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे और भी ज़रूरतमंद बच्चों तक ये लेक्चर्स पहुंच सकें। और अंत में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपके प्यार और विश्वास के कारण हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके। जहाँ पर एक पार्ट, हर पार्ट में क्या थी, सिमिलर टाइप की स्पीसीज़ थी, ठीक है। जहाँ दूसरी सिमिलर टाइप की स्पीसीज़ थी उसको दूसरा रेलम कह दिया, जहाँ तीसरी समानताएं थी उसको तीसरा रेलम कह दिया। तो इन्होंने देखा कि पूरी अर्थ कितने रेलम्स में डिवाइड हो गई, पूरी अर्थ जो है 6 रेलम में डिवाइड हो गई। इसमें पहली आर्कटिक, ओरिएंटल, कौन कौन से रेलम है इसकी बात कर रहे हैं अपन, ऑस्ट्रेलियन, इथियोपियन, नी आर्कटिक और नी आर्कटिक, और ये थी नियोट्रॉपिकल। ये रेलम थे। ये टोटल 6 रेलम में डिवाइड किया। तो हालांकि इस पे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इन जनरल ये रेलम के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेलम थे यहाँ पर। तो पहली आर्कटिक, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, इथियोपियन, नियोट्रॉपिकल और नी आर्कटिक, ऐसे पूरे अर्थ जो है 6 रेलम में डिवाइड हो गई ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, जंतुओं की और पादपों की प्रजातियों की समानता के आधार पर, ठीक है। इसमें इंडिया कौन से रेलम में है ये पूछ लेते हैं कई बार, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया जो है वो ओरिएंटल में है। और यहाँ पहली आर्कटिक और ओरिएंटल के बीच में हिमालयन माउंटेन है। हिमालयन पर्वत जो है, हिमालयन माउंटेन, वो किसके बीच में है, पहली आर्कटिक और ओरिएंटल के बीच में है। बाकी जितने भी रेलम हैं सबके बीच में पानी है, वाटर है। बाकी सब वाटर से सेपरेट है जितने भी रेलम्स हैं, केवल यहाँ पर ही क्या है, हिमालयन माउंटेन है। और एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, जो वेलस लाइन होती है, एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, वेलस लाइन वो किस किस के बीच में से पास होती है। तो आप यहाँ देख के बता सकते हो कि वेलस लाइन ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन के बीच में से पास होती है। तो यहाँ पर ये 3-4 बातें आपको याद रखनी है। एक तो रेलम्स कौन कौन से हैं उनके नाम, दूसरा हिमालयन किस किस के बीच में है, तो पहली आर्कटिक, ओरिएंटल, और तीसरी बात वेलस लाइन किसके बीच में पास होती है, तो ऑस्ट्रेलियन और ओरिएंटल के बीच में। और इंडिया कहाँ पर है, तो इंडिया ओरिएंटल रेलम में है, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद पेंजिया कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में अगली बात जो अपन करते हैं वो है रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। यह सीमित वितरण, यहाँ अपन कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन या सीमित वितरण कहते हैं अपन। तो रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी एक स्पीसीज़ का एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होना, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी वो। कोई एक स्पीसीज़ है, जैसे डिसकंटिन्यूअस में पढ़ा था, कोई एक स्पीसीज़ है वो ऐसे क्षेत्रों में है जो एक दूसरे से दूर हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड में क्या है, कोई एक स्पीसीज़ है जो एक ही जगह पर है, उसके अलावा कहीं पर है ही नहीं, वो रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देख लो आप, इसका जो एग लेइंग मैमल्स होते हैं, एग लेइंग मैमल्स जो होते हैं, जो अंड प्रजक स्तनधारी हैं, अंड प्रजक स्तनी जो हैं, ये कहाँ पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कहीं भी नहीं मिलते। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है डकबिल प्लेटिपस, सुना होगा। मार्सुपियल्स जो होते हैं, मार्सुपियल्स जैसे कंगारू वगैरह, वो भी केवल कहाँ मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। डबल कोकोनट,
डबल कोकोनट होता है, वो मिलता है आपको सेचेलेस आइलैंड पर, इसके अलावा कहीं पर भी नहीं मिलता। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे एग्जाम्पल रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं, ठीक है ना, जो एक ही जगह पर जो है रेस्ट्रिक्ट होकर रह गए हैं, इसके अलावा ये और कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एडॉप्टिव रेडिएशन की, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एवोल्यूशन का, एडॉप्टिव रेडिएशन या जिसको अपन कहते हैं अनुकूली विकिरण। देखिए, एडॉप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण, कुछ बातें तो यहाँ पर वैसे ही समझ में आ रही हैं अपन को कि एडॉप्टिव रेडिएशन की अपन बात कर रहे हैं, इसका मतलब एडॉप्टेशन के कारण कुछ हुआ होगा, अनुकूलन के कारण कुछ हुआ है। मैं कह रहा हूँ एडॉप्टिव रेडिएशन, ये जिसको क्या बोला, अनुकूली विकिरण। एडॉप्टिव रेडिएशन या अनुकूली विकिरण वाली बात जो है, ये सबसे पहले ऑसबोर्न ने दी थी। ये जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑसबोर्न ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था कि एडॉप्टेशन के कारण, अनुकूलन के कारण नई नई स्पीसीज बनती है, ठीक है। मतलब ये एक तरह से कॉमन एंसेस्ट्री वाली बात थी, समान पूर्वस्था, समान पूर्वस्था वाली बात है, कॉमन एंसेस्ट्री। वही जो पेंजिया कॉन्सेप्ट में अपन ने पढ़ा कि भाई स्पीसीज जो है अलग अलग जगह पर चली गई और अलग अलग जगह पर जाने के कारण उनमें जो अनुकूलन हुआ, उनमें जो एडॉप्टेशन हुआ, इसके कारण उनमें नए नए कैरेक्टर डेवलप होते गए और उन नए कैरेक्टर के कारण नई नई स्पीसीज बनी हैं। इसी को हम एडॉप्टिव रेडिएशन कह रहे हैं, ठीक है। जैसा नाम से ही आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो एक्सपेरिमेंट था, इसका जो प्रयोग था, वो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग जो है वो डार्विन ने किया था। डार्विन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया और डार्विन ने इसका एक्सपेरिमेंट किया गैलापागोस आइलैंड पर। कहाँ पर किया था? गैलापागोस आइलैंड पर किया था। गैलापागोस द्वीप था, गैलापागोस आइलैंड, जहाँ पर डार्विन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और गैलापागोस आइलैंड क्या है? ये दक्षिण साउथ अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर या पश्चिमी तट पर स्थित 22 द्वीपों की श्रृंखला है, ठीक है, चेन है। चेन है 22 आइलैंड की, 22 द्वीपों की, जो कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पर है, साउथ अमेरिका के जो है वो पश्चिमी तट पर है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, इसी गैलापागोस आइलैंड जो है, यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि बर्ड की स्पीसीज थी। एक कुछ बर्ड इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो स्मॉल ब्लैक बर्ड पे किया था, छोटी काली चिड़ियाएँ थी, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स की चोंच पर किया था, बीक पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। और इन स्मॉल ब्लैक बर्ड को कहा गया था, डार्विन्स फिंचे का नाम दिया गया था इनको डार्विन्स फिंचे कहा गया था। और ये डार्विन्स फिंचे किसने कहा था? बाय डेविड लेक। डेविड लेक ने इनको जो है डार्विन्स फिंचे का नाम दिया था। इन्होंने क्या देखा कि जो स्मॉल ब्लैक बर्ड हैं ये सारी साउथ अमेरिका वाली हैं। सारी कहाँ वाली हैं? साउथ अमेरिका। हालांकि ये मानते हैं कि जितने भी 22 आइलैंड है, 22 द्वीप हैं, ये 22 आइलैंड किससे टूटकर बने? दक्षिण अमेरिका का ही भाग थे पहले, टूटकर ये 22 अलग अलग बन गए। पहले किसका पार्ट थे? साउथ अमेरिका का ही पार्ट थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो साउथ अमेरिकन बर्ड है वो सीड ईटिंग थी, बीज भक्षी थी, सीड ईटिंग साउथ अमेरिकन बर्ड। तो उनकी जो बीक थी, उनकी जो चोंच थी, वो भी सीड ईटिंग टाइप की थी। भाई जिस तरह का खाना होगा उसी तरह की तो बीक होगी, उसको खाने के लिए ही वो एडॉप्टेशन होगा ना, उसमें मॉडिफाई होगी। तो इन्होंने देखा कि साउथ अमेरिकन सीड ईटिंग बीक जो थी, बर्ड की जो बीक थी, इन्होंने देखा कि वैसे ही उन्हीं के जैसे दिखने वाली बर्ड यहाँ पर मिलती है 22 आइलैंड पर। लेकिन दिक्कत क्या है? इनकी बीक अलग अलग प्रकार की है। इसमें से कुछ की बीक इनको मिली फ्रूट ईटिंग,
फ्रूट खाने टाइप की, कुछ की मिली कैक्टस ईटिंग, जो कैक्टस खा रही थी, कुछ की मिल गई इंसेक्ट ईटिंग, इंसेक्ट को खाने वाली। मतलब इन्होंने क्या देखा कि सारी बर्ड जो है वो है तो साउथ अमेरिकन, लेकिन ये अलग अलग आइलैंड पर चली गई। तो अलग अलग आइलैंड पर गई ना, तो कहीं पर तो इनको खाने के लिए फ्रूट्स मिले, तो उनकी जो बीक थी, उनकी जो चोंच थी, वो फल को खाने के लिए रूपांतरित हो गई, मॉडिफाई हो गई। कहीं पर जो थी इंसेक्ट मिले, कीट मिले, तो उनकी जो चोंच थी वो इस तरह से मॉडिफाई हो गई कि वो इंसेक्ट खा सकती थी, कीट खा सकती थी। कहीं पर इनको कैक्टस था, उनकी अवेलेबिलिटी, तो इनकी बीक कैसी हो गई कि वो कैक्टस को खा सकती थी। तो मतलब जो अलग अलग पार्ट में गई, भाई 22 आइलैंड जो थे वो सबकी कंडीशन अलग अलग थी। तो जिस पर भी गई उनमें जहाँ की कंडीशन जैसी थी, उनकी बीक में उस तरह का मॉडिफिकेशन हो गया। उनकी जो बीक थी, उनकी जो चोंच थी, उसमें उसी तरह का क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, रूपांतरण हो गया, और वो बर्ड की एक नई स्पीसीज़ बन गई। हालांकि सभी के जो एंसेस्टर थे, सभी के जो पूर्वज थे, वो कौन से थे, साउथ अमेरिकन थे, सीड ईटिंग, जो कि बीज भक्षी थे। लेकिन अब वो अलग अलग तरह की बन चुकी हैं। इसका मतलब क्या है, एडॉप्टेशन के कारण उनमें क्या हो गया, रेडिएशन। भाई एडॉप्टेशन के कारण ये रेडिएशन हो गया। रेडिएशन मतलब एक से अलग अलग टाइप की बन गई। मतलब एक तरह से ये भी क्या बना रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ये किसका एग्जांपल है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है ना, या अपसारी विकास जिसको अपन कहते हैं। एक तरह से जो एडॉप्टिव रेडिएशन है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या अपसारी विकास है, जिसमें कि एक ही एंसेस्टर से अलग अलग रूप बन जाना, अलग अलग तरह के फॉर्म्स बन जाना, उसी को हम कह रहे हैं एडॉप्टिव रेडिएशन। क्योंकि ये जो फॉर्म्स बने हैं वो एडॉप्टेशन के कारण बने, अनुकूलन के कारण बने हैं, ठीक है। इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, इसलिए हमने कह दिया इसको एडॉप्टिव रेडिएशन। और बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको भी मिल सके, या जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका पूरा लेक्चर आपको भी मिल सके, तो आज ही कॉल कीजिए 18002121 799 पर। एक बार पुनः आपके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।